हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज चैप्टर 12 और चैप्टर 13। हम क्लास 10th कौन सा क्लास 10th का चैप्टर 1 से लेके 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 12 और 13 ये दोनों फिजिक्स का चैप्टर है। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ओवरऑल खत्म हो जाएगा। ये नोट्स को एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल को @ में सर्च करिए, सिविल संकल्प बाय साहू रोहित, सब कुछ स्मॉल लेटर में होना चाहिए। या फिर आप गूगल ड्राइव, जो कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में। नोट्स की चिंता बिल्कुल नहीं करना, बस पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम पास करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 12। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से कुछ फॉर्मूलेज है जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, और उस फॉर्मूला के बेस पे न्यूमेरिकल्स और उसके कंसेप्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है, ये वन वर्ड डेफिनेशन पूछ लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, किस दर से फ्लो कर रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। एग्जाम्पल कह रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है? I = Q/T। हम समझेंगे इसमें I क्या है, Q क्या है, T क्या है। तो Q होता है चार्ज, I होता है करंट, और T होता है टाइम। ये वाला कंसेप्ट है। जो करंट है वो चार्ज बटे टाइम है। अब I का यूनिट है एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई है, वो आप एक कॉपी, एक रफ कॉपी की तरह रख सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। अब ये एम्पियर। और चार्ज का यूनिट किसको कहते हैं? कोलम्ब, COULAMB, कूलम्ब, जिसको C से डिनोट करते हैं, इसको A से डिनोट करते हैं, इसको T से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्या पूछा था? जो भी क्लोज सर्किट होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। मेन ये है अमीटर। अमीटर क्या होता है? अमीटर जनरली मेजर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। किसी वायर से, किसी तार से इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, बह रहा है कि नहीं बह रहा है, उसको मेजर करता है, उसको पता करता है अमीटर। अमीटर को सीरीज में नापते हैं। आपको क्या लगता है ये ऐसे फालतू में लिखा हुआ? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से बन सकता नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एक कंसेप्ट होता है सीरीज का, एक कंसेप्ट होता है पैरेलल का। तो अमीटर को सीरीज, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा को मापता है अमीटर। आदर्श अमीटर क्या होता है? बहुत कम प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध। अब हम यहाँ जो टर्म्स आएंगे ना, उस टर्म को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि अगर आगे वो टर्म्स आए तो उसका रिवीजन हो सके, और कुछ नहीं। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध, मतलब जो रोध है, जो स्पीड है, उसको रोकना। किसका स्पीड को? चार्ज के स्पीड को, इलेक्ट्रिसिटी के स्पीड को, बिजली के स्पीड को रोकना। तो उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, रोकना, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, OHM। ये क्वेश्चन था BPSC का। आइडियल अमीटर में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। आइडियल अमीटर का मतलब हो गया कि बिजली बहुत अच्छे से पास हो रहा है। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ना बिजली अच्छे से पास होगा। तो ये वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट है विभवांतर। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से समझ आ रहा है कि डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल मतलब एक तरह से पावर बोला जाता है। प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य। क्या मतलब है इसका? जो हमारा वर्क डन है वो पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज पे कितना काम हो रहा है, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से नापते हैं। ये V जो है ना, ये V को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या? वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वही तो लिखा हुआ है। जो फॉर्मूले में, जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वही बन जाता है फॉर्मूला।
V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का जो ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का क्या होता है, कुलाम्ब। ले जिए फिर आ गया जे बट्टे सी। वहीं पे ये हम अभी क्या पढ़ रहे थे, ये हमें पढ़ रहे थे अमीटर। अमीटर ये हमेशा श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कहते हैं, ये क्या मेजर करता है, विभवांतर को मेजर करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो देखिए करंट को कौन मेजर कर रहा है, अमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर। तो ऐसे आप मतलब याद रख सकते हैं, ये करंट आई है, ये चार्ज नहीं है, ये करंट है। वैसे इसका यूनिट भी यही होता है, लेकिन इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम भी यही है, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दोनों को उल्टा पुल्टा कर दिया दिमाग चकरा जाएगा। वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का मतलब हो गया बहुत अधिक प्रतिरोध। वोल्ट मीटर क्या चेक करता है, वोल्टेज, वोल्ट कितना वोल्टेज है। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा, उतना अच्छा वोल्ट मीटर माना जाएगा। नेक्स्ट ओम के नियम, ये OHM वाला ओम है, ओम। अब ओम के नियम के अनुसार जो हमारा वोल्ट मीटर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब जितना ज़्यादा वोल्ट पास होगा उतना ज़्यादा करंट पास होगा। तो इस इन्वर्सल, ये जो क्या इसको कहते हैं, अनुक्रमणपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको जब भी हटाना होता है तो इसके जगह एक कांस्टेंट आता है, आपको पता है ना कि V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा और फिर I आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, R, इसको IR लिख दो। ये R जो है ना ये कांस्टेंट है, और इसी R को रेजिस्टेंस कहते हैं, जो हम अभी पढ़ते आ रहे थे ना वो यही R है, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये तो कंसेप्ट है, और इसको हटाने के लिए R लगाया। साइंटिस्ट कौन थे, जॉर्ज साइमन ओम, इसलिए इसका नाम इसके यूनिट में आ गया। रेजिस्टेंस, अब ये R जो था ना, ये R यही वाला रेजिस्टेंस है। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैं बताया था, प्रतिरोध, प्रतिरोधी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसके फ्लो को रोकता है, उसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जैसे V इज इक्वल टू IR है, तो क्या आपको R इज इक्वल टू V/I याद करने की जरूरत है? अरे बहुत सारे कोचिंग में देखा हूँ, एक V इज इक्वल टू IR है, उसका उसी को इसको सिंथेसाइज करके 4 फॉर्मूला लिख देता है, I इज इक्वल टू V/R, R इज इक्वल टू V/I। फालतू का फॉर्मूला, दिमाग, बच्चे का दिमाग खराब होता है। अरे तुमको पता है ये 3 चीज़ है, 3 में से कोई भी 2 चीज़ें उल्टा पुल्टा करके आंसर नहीं निकाल सकते, तो बैठ के 3-3 4-4 फॉर्मूला लिखे रखते हो, फिर कन्फ्यूज आता रहता है। नेक्स्ट इज ओम। ओम नेक्स्ट नहीं है, ये इसका यूनिट है। नेक्स्ट इज रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट होता है धारा को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त प्रतिरोधी प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस में क्या लगाए, किसको लगाए, जिस इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं ना उसको कहते हैं रियोस्टेट। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस, मान लो आपको करंट को बहुत कम करना है, मार दीजिए रेजिस्टेंस, तो किसके थ्रू होगा, वो रियोस्टेट के थ्रू होगा। एक तरह से इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैरी करता है, अलग अलग रेजिस्टेंस के यूनिट को अपने पास रखता है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे एक फॉर्मूला सिंथेसाइज होगा, पहले ही लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू रो L/A। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस पता है, L पता है, A पता है। L होता है लेंथ ऑफ द वायर, A होता है एरिया ऑफ द वायर, और रो क्या है, रो वही कांस्टेंट है, समझे, रो वही कांस्टेंट है। अब देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, लेंथ है ये L है, 1 नहीं है ये L है। जितना ज़्यादा लेंथ, मान लीजिए ये लेंथ एक तार का इतना है, एक इतना छोटा तार है, छोटा तार में छोटा करंट होगा, ज़्यादा तार में ज़्यादा करंट होगा, मतलब करंट नहीं, उसका प्रतिरोध, क्योंकि जितनी लंबी तार होगी उसके अंदर मटेरियल होगा, हीट डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस बन जाएगा, प्रतिरोध बन जाएगा, तो करंट कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एरिया के कंपैरिजन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए किसी का एरिया कम है, किसी का एरिया कम है,
तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसी का एरिया ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। सेम वही वाला कंसेप्ट है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है, वहीं पे लेंथ बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है। ये दोनों जब आपको याद आ जाए, ये भले ही मान लीजिए कंसेप्ट नहीं भी याद है, आपको खाली फॉर्मूला पता है, तो पेपर में हमें एलिमिनेट करके आंसर निकालना, वहाँ कोई महारथी क्या कहते हैं PhD ज्ञानी नहीं बनना। R = रो L/A है, आपका दिमाग चल जाएगा कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे क्वेश्चन पूछने तो सब क्लियर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये निकल के आया कि R जो है ये L/A है। अब जब भी इसको हटाते हैं तो रो यहाँ पे लगाना है। ये कांस्टेंट हर कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ भी R कोई उठा के ला दे, नहीं। तो यहाँ रो है। अब रो का रेजिस्टेंस का यूनिट तो पता ही है, ओम। ये रजिस्टिविटी का भी यूनिट ओम ही है। अब जिसमें कम प्रतिरोधकता है वो अच्छा चालक है। अरे जितना कम रजिस्टिविटी होगा उतना ही ना कम करंट को रोकेगा, और जितना कम करंट को रोकेगा उतना कम बिजली लॉस होगा, बिजली कम लॉस होगा तो बिजली ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। अधिक प्रतिरोधकता है तो खराब चालक है। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण पदार्थ, अब इसमें सर्वश्रेष्ठ चालक सिल्वर को कहते हैं। विद्युत वायरिंग के लिए कॉपर का यूज, तांबा का यूज किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का यूज किया जाता है। तापन तत्व में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। सर्वाधिक प्रतिरोधकता में कुचालक का यूज किया जाता है। ये जो है इसके पीछे किसी के पीछे भी कारण लिख देगा ना, तो वो कारण इसका फीचर ही होगा। जैसे टंगस्टन क्या है, टंगस्टन बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तभी ना हीट के दबाव में आने से ये मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा तो बल्ब जलेगा। नाइक्रोम वायर का भी सेम कंसेप्ट है। नेक्स्ट, प्रतिरोधकों का संयोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पूछा था, इसमें दो तरीके से, एक तो रजिस्टिविटी हम कर चुके हैं, नेक्स्ट ये भी कर चुके हैं। हमारा जो रजिस्टर है, प्रतिरोधी है, वो दो तरीके से जुड़ता है। एक तो सीरीज में जुड़ेगा। सीरीज में कैसे जुड़ेगा, मान लीजिए यहाँ एक लगा दिया, फिर 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 यहाँ एक लगा दिया, यहाँ एक लगा दिया, यहाँ एक लगा दिया, यहाँ एक लगा दिया। ऐसे मतलब लाइन कैसा भी हो, एक ही लाइन में सब जुड़ा है, इसका मुंह इसके आगे से, इसका मुंह इसके, ऐसे ये हो जाएगा सीरीज। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। जो यहाँ पे करंट है वही करंट यहाँ होगा, वही करंट यहाँ होगा, वही करंट यहाँ होगा, वही यहाँ पे होगा, हर जगह सेम करंट होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पैरेलल वाला आगे पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊंगा कि वोल्ट मीटर सेम होता है। तो आप खुद सतर्क हो जाइए कि एक कंडीशन में करंट सेम होता है, एक कंडीशन में वोल्ट मीटर सेम होता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा। तो करंट सेम होता है। अब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। तो जो सब रेजिस्टेंस को ऐड कर दो वही ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा। लेकिन ये तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, हालांकि अलग अलग होता है। तो जहाँ करंट सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है वहाँ करंट अलग होगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का सिंपली सम होगा। तो रेजिस्टेंस भी सम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी सम हो जाएगा। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, जो हमारा वोल्टेज है ना वो सेम रहेगा। बाकी रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला है, 1/R = 1/R1 + 1/R2, जिसमें करंट सिंपली ऐड हो जाएगा। इसमें एडवांटेज क्या है कि सेम वोल्टेज पूरे डिवाइस में जा सकता है। वोल्टेज चूँकि सेम था, पूरे डिवाइस में सेम वोल्टेज रहेगा तो बिजली का जो अप्लायंसेज है वो ख़राब नहीं होगा, बराबर बराबर डिवाइड होगा। इंडिपेंडेंट वर्किंग, मान लीजिए ये ऐसे बनता है, ये एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आगे जुड़ा रहेगा। मान लीजिए ये सीरीज में है, फिर ये इधर पैरेलल में आ गया, ये भी पैरेलल में, ये सीरीज में, मान लीजिए ऐसा कुछ बना हुआ है। तो अब मान लीजिए ये वाला पोर्शन ख़राब हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हटा दो, पूरा सही से चलेगा। फेलियर ऑफ वन डिवाइस इफेक्ट को अलग नहीं करेगा। वहीं पे इसमें क्या हो रहा था, मान लीजिए इसमें अगर ये ख़राब हो गया तो पूरा आगे का बंद हो जाएगा।
नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल पढ़ चुके हैं। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वी सेम होता है, इसमें वी एडिशन होता है, इसमें करंट एडिशन होता है, इसमें रेजिस्टेंस जो होता है सिंपली ऐड होता है, इसमें रेजिस्टेंस 1 करके ऐड होता है। ठीक है, तो एकदम क्लियर, इसी से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज विद्युत धारा का तापन प्रभाव। सिंपल सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है। मान लीजिए ये हमारा कुछ पाइप है, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करेगा? जब इसके अंदर का पार्टिकल्स मूव करने लगेगा, मतलब एक दूसरी जगह स्पीड में घूमने लगेगा। तो जब कोई चीज़ स्पीड में घूमता है तो वो अपने साथ हीट जनरेट करती है। आप अपना खुद हाथ को रगड़ के देखिए, स्पीड में हीट जनरेट होगा। तो इसी हीट जनरेशन को तापन प्रभाव कहते हैं। और विद्युत एनर्जी हीट एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। उपयोग में स्त्री जो आयरन मशीन होता है, हीटर, टोस्टर, केतली जो इलेक्ट्रिसिटी केतली, ओवन और जूल का उष्ण नियम, तो ये सब इसका एप्लीकेशन है। एच का फॉर्मूला क्या? हीट को एच कहते हैं। एच का फॉर्मूला है I²RT। अब इसमें आई पता है कि करंट को कहते हैं, आर पता है रेजिस्टेंस को कहते हैं, टाइम पता है, आप नहीं निकाल सकते क्या? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्यों नहीं सोल्व कर सकते? आराम से सोल्व होगा। सुबह 4 बजे उठिए, 10 बार पढ़िए H=I²RT, 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 सब एकदम फट से रटा जाएगा। फिर है उत्पन्न ऊष्मा निम्न के समानुपाती होती है। अब जो हीट है, ये हीट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? अब इसको कंसेप्ट इसको समझते हैं, हीट के फैक्टर। तो हीट पहला है स्क्वायर, वो जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं ना वही लिखा हुआ, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके भी है, इसके भी है। तो करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के सिंपल, टाइम के सिंपल, तो वही लिखा हुआ है। नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपको फॉर्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस होता है टू प्रोटेक्ट हाउस फ्रॉम सर्किट, जो फायर सर्किट होता है। मान लीजिए अचानक से आपके घर में बहुत ज़्यादा वोल्ट, किसी कारण से वोल्ट घुस गया, अचानक ज़्यादा वोल्ट का बिजली आ गया, तो फ्यूज जो होता है ना वो एक लिमिट तक का वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो फ्यूज मेल्ट हो जाता है। तो जैसे ही फ्यूज मेल्ट हुआ, कनेक्शन टूट गया, आपका पूरा घर बच गया। मान लीजिए फ्यूज नहीं होता तो वो जो ज़्यादा वोल्ट का करंट था वो हर एक अप्लायंस में जाता, हर एक अप्लायंस उड़ जाता, फूट जाता, कुछ भी डिस्टर्ब होता, नुकसान होता, डिस्ट्रॉय हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अब कॉमन सेंस सी बात है, अगर सीरीज में कनेक्ट होगा तभी ना। मान लीजिए ये हमारा घर है, घर के बाहर फ्यूज लगा दिए, वो भी सीरीज में, तभी ना कि कहीं भी कुछ भी फॉल्ट हुआ इसको पता चल जाएगा, ये बंद हो जाएगा। पैरेलल में होगा तो इसको इधर भजन कीर्तन हो रहा है, इसको घंटा नहीं पता चल रहा है, वो वाला। नेक्स्ट इज फ्यूज वायर हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। जी हाँ, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ना ज़्यादा जैसे मेल्ट थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा गिर जाएगा। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्कुलेटिंग। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? चलिए हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा के खपत के दर को, जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन है, उसका जो रेट है, उसी को तो इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V/I। ये हमारा पावर का फॉर्मूला है V/I, वोल्ट इंटू करंट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V/I। क्या होता है? V/I। ये क्या हो गया? और ये हो गया पावर का फॉर्मूला। और V के जगह जो हमारा ये I²R है, H=I²RT होता है, एक अलग ये कंसेप्ट है। पावर होता है I²R। V का फॉर्मूला क्या होता है? V का फॉर्मूला, V के जगह हम IR लिख सकते हैं इंटू I, तो एक तरह से I²R भी हो जाएगा ना। वहीं पे V का फॉर्मूला क्या होता है? अगर I को हमने चेंज कर दिया, जैसे V=IR है, R को इधर कर दिया, V/R=I, और इस I को यहाँ पे रख दिया, तो ये V²/R हो जाएगा। तो ये जो अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़िए, काम खत्म। बाकी हमें इसको कैसे चेंज करना है, इसको कैसे चेंज करना है, वो हमें पता ही है पहले से R के कंसेप्ट में। नेक्स्ट इज यूनिट। यूनिट हमेशा पावर का वॉट होता है,
और 1 वाट 1 वोल्ट इंटू 1 करंट, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट। अब कमर्शियल यूनिट में 1 kWh 1 किलोवाट आवर हुआ तब जाके उसको 1 यूनिट कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। अब यहाँ पे P तो हो गया यूनिट और T हो गया टाइम। P हो गया पावर और T हो गया टाइम। महत्वपूर्ण बीपीएससी तथ्य में जाएंगे तो ये फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बटे टू, V इज इक्वल टू W बटे क्यू, V इज इक्वल टू आई आर आर, ये रो, R इज इक्वल टू एम्पियर वोल्ट ओम, ये सब वाट, चांदी, तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम। ये सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये सब आपको बस पढ़ना है, क्लियर हो जाएगा। ये सब हम पहले कर चुके हैं, अभी अभी सब कर चुके हैं। हमारा यहाँ पे चैप्टर 10 ख़त्म होता है, ये सब समरी रिवीजन है। और ये चैप्टर 10 का इमेज वाला शॉर्ट फॉर्म है, इमेज वाला शॉर्ट नोट्स है, इमेज वाला PDF है। इसमें भी कुछ नहीं छूटा, एक एक फॉर्मूला क्लियरली मेंशन किया गया है। तो इसी के साथ चैप्टर हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। तो इसी के साथ चैप्टर 10 ख़त्म होता है। अब हम चैप्टर 12 ख़त्म होता है और चैप्टर हम 13 कर रहे हैं। तो चलिए चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं, जिसका सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ये भी एक तरह से इसमें से न्यूमेरिकल कम और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो हम उसी तरीके से इसको डील करेंगे। तो सबसे पहला है ओर्स्टेड्स डिस्कवरी, 13 चैप्टर। ओर्स्टेड्स खोज, धारा वहन करने वाले चालक के पास कंपास की सुई विक्षेपित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले उसने क्या देखा कि एक सुई है सॉरी कंपास का सुई है, जब भी उसके पास से बिजली जाता है ना तो उसमें मूवमेंट होता है। तो दिमाग लगाया कि जहाँ बिजली पास हो रही है वहाँ मैग्नेटिक का कुछ है क्या। यहाँ से निकल के आता है कि जहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी माने इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है और बस कुछ नहीं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो भी इमेजिनरी लाइंस होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहा गया है। प्रॉपर्टीज क्या मैग्नेटिक का, ये जो मैग्नेट जो है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मैग्नेट हो गया, ये मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ और साउथ। तो मैग्नेट अंदर अंदर जो है ऐसे जाएगा साउथ टू नॉर्थ, और बाहर बाहर नॉर्थ टू साउथ आएगा, ये एरो ऐसे नॉर्थ टू साउथ। फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्स, जैसे जो भी बनाया जाएगा, जो भी लाइन यहाँ से निकलेगा वो प्रॉपर कर्व्ड रहेगा। टू फील्ड नेवर इंटरसेक्ट, क्लियर लाइन्स इंडिकेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर पोल्स। अब रीजन फॉर नॉन इंटरसेक्शन, इसमें वेक्टर क्वांटिटी, चुंबकीय क्षेत्र का जो भी प्रोविजन है वो हमने कर लिए। जो हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल है, मैग्नेटिक कहाँ गया, राइट हैंड थंब रूल, उससे डायरेक्शन का पता चलता है। उसके बाद जो हमारा कहाँ गया, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन का पता चलता है। उसके बाद राइट हैंड थंब का मतलब होगा करंट, कर्ल फिंगर डायरेक्शन, मैक्सवेल्स कोस्के रूल। फिर सर्कुलर करंट लूप, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक लूप में ऐसे 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 घूमता रहता है। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। लॉन्ग क्वाइल हैव मेनी सर्कुलर एंड, जो भी ऐसे बहुत सारे सर्कुलर एंड है ना, इसी को कहा गया है, क्या बोला गया इसको, सर्कुलर करंट लूप। नेक्स्ट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक पढ़ लेते हैं, लॉन्ग क्वाइल हैविंग मेनी सर्कुलर फॉर्म्स, इंसुलेटिंग कॉपर वायर, जो हमारा ऐसे 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 होता है, बड़े से कॉपर, बहुत ज़्यादा कॉपर वायर का एक इंसुलेटिंग कॉपर वायर का एक सर्कुलर टर्न होता है, इसके अंदर से हीट जो भी पास होता है, तो इसको सोलेनॉइड कहते हैं। ये मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेट फील्ड
inside is strong and uniform, और field lines inside the parallel. अब next इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड प्लस आयरन सॉफ्ट कोर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों। उससे पहले सोलेनॉइड पढ़ लेते हैं। परिनालिका, ऊपर का हमारा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, वृत्ताकार धारा लूप जो गोल गोल घूमता है उसको कहते हैं। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है, केंद्र पर सबसे ज़्यादा चुंबक फोर्स होता है। उसके बाद टर्न्स की संख्या बढ़ने पे, जितना ज़्यादा टर्न्स होगा उतना ज़्यादा चुंबकीय शक्ति बढ़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ता है। नेक्स्ट सोलेनॉइड, रोधी आवरण युक्त तांबे के तार के अनेक वृत्ताकार फैलो वाला कुंडली, मतलब यूँ इसको ही कहना चाह रहा है, इतने खतरनाक इंग्लिश में हिंदी में, कि जो ये गोल गोल तांबे का बना होता है। हाँ, ये पूछेगा किस चीज़ का बना होता है? तांबे का बना होता है। इसमें ये एक चुंबक की तरह काम करता है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब प्रबल एवं एक समान होता है और अंदर से बाहर की ओर समानांतर रेखाएं मिलती है। जैसे मान लीजिए ये है तो ये पैरेलल रेज की तरह निकलेगा ऐसे। नेक्स्ट इज एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ दिखाता है। नेक्स्ट इज विद्युत चुंबक, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा गया। मैग्नेटिक माने इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी है। जैसे सोलेनॉइड हो गया, उसमें कोमल लौह कोड आयरन और थोड़ा सा आयरन और डाल दो, मतलब सोलेनॉइड जो है उसके अंदर थोड़ा सा आयरन का टुकड़ा, आयरन का फीलिंग्स डाल दो, आयरन का टुकड़ा डाल दो, तो ये एक तरह से चुंबक की तरह काम करने लगेगा। इसे ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, मतलब उसके अंदर एक तो बिजली पास हो रहा है, इसके अंदर क्या चाहिए? बिजली पास होना चाहिए। सोलेनॉइड है और इलेक्ट्रिसिटी है और आयरन है, तो ऑन ऑफ करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस शक्ति मतलब ये वाला जो चैप्टर है एक तरह से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअल पूछा जाएगा, और कंसेप्चुअल भी ऐसा जो आप इजीली कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है इलेक्ट्रिक घंटी में, क्रेन्स में, इलेक्ट्रिक मोटर और रिलेज में, यहाँ यूज होता है। नेक्स्ट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर जो करंट को पास करता है अपने अंदर से, उस पर क्या क्या फोर्स लगता है। तो उस पर जो फोर्स लगता है, मतलब मान लीजिए जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सपीरियंस करेगा, तो पहला तो यही फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, मान लीजिए वो हिलेगा, कुछ ना कुछ हिलेगा तो फोर्स हो गया। तो इसका जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस चीज़ पर निर्भर करता है? ये धारा पे बढ़ने, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, पहला। दूसरा, चुंबकीय, जितना तीव्र चुंबकीय शक्ति होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। ये दो कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज फ्लेमिंग का बाया नियम। अब यही बात आ गई कि ये नियम के डिटेल में नहीं जाएगा, नियम के ऊपर से पूछेगा कि नियम बताता क्या है। इसे नियम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, मिडल फिंगर जो था करंट को दर्शाता है, थंब जो है वो फोर्स और मोशन को दर्शाता है, और ये इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। ठीक है, जो हमारा तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, मध्यम उंगली धारा को, और अंगूठा बल और गति को। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो कैसे काम करता है। तो अब इलेक्ट्रिक मोटर में देखा जाए तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस प्रिंसिपल पे? यही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रिंसिपल पे, कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक जब इसके अंदर बिजली पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मूवमेंट होता है, उसको हम ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करने लगता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी जो यांत्रिकी ऊर्जा है, इसी को कहते हैं ना। कोई भी चीज़ मूवमेंट हो रहा है, कोई भी चीज़ हिल डुल रहा है, जैसे पंखा चल रहा है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी है। बिजली से पंखा, जैसे पंखा वाला काम हो गया, वो भी इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल, इसमें भी यही कंसेप्ट है। इसका मेन पार्ट्स क्या है? मोटर का मेन पार्ट्स फील्ड मैग्नेट, अमेट्योर कॉइल, स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रश, बैटरी। इसके यूजेस से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, मतलब ऐसे फैक्ट के क्या ही बोले, बैटरी से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फील्ड मार्केट से नहीं। ये अमेच्योर कॉइल, स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रश का क्या काम होता है उससे पूछ लिया जाता है। तो जैसे अमेच्योर का क्या है?
अमेच्योर काम है कॉइल वाउंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मोटर। जो इसमें जो क्षेत्र चुंबक उसका जो अमेचर कुंडली हो गया, नाम से समझ आ रहा है, जो सोलेनाइड टाइप का होगा, जो भी मोटर होगा उसके ऊपर जो भी कॉइल होगा उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है ये। नेक्स्ट स्प्लिट रिंग का मेन काम बस इतना है कि ये डायरेक्शन को उल्टा कर देता है। हर आधे रोटेशन के बाद डायरेक्शन उल्टा होता है। तो इससे क्या होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका तार कटता है, फिर दूसरे डायरेक्शन में जाता है, फिर जुड़ता है, फिर दूसरे डायरेक्शन में, फिर कटेगा, फिर दूसरे डायरेक्शन। ये तो मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है। जैसे जो भी मोटर हो गया, एक बार इधर 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 ऐसे 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 चलता रहेगा, तो मोटर मैकेनिकल एनर्जी अपना काम करता रहेगा। तो स्प्लिट रिंग का बस इसका एप्लीकेशन पढ़ना है कि स्प्लिट रिंग का क्या काम है। यह हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। बेसिकली हर आधे रोटेशन के बाद जो करंट का जो दिशा है उसको उल्टा कर देता है। हिंदी में अच्छे समझा दिया हूँ, यही वाला आप लिख लीजिएगा नोट्स में। बाकी कहाँ कहाँ यूज होता है ये एक बार पढ़ लीजिए। फैन में, मिक्सचर में, वाटर पंप में, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब में यूज होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? यहाँ पे अमेच्योर हम पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटर क्या होता है? विभक्त विलय। यह है प्रत्येक, अच्छा इसी को स्प्लिट रिंग कहते हैं, ठीक है, यही तो लिखा हुआ था। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा को उल्टा कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जो बिजली और मैग्नेट है दोनों का यूज से जो इंडक्शन का मतलब प्रोसेस है उसको कहते हैं। जैसे इसको तो सबसे माइकल फैराडे ने दिया था। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके बिजली बनाना। ये इंडक्शन का मतलब होता है बनाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेट को चेंज कर करके बिजली बनाना। ये वाला कंसेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था। अब इसमें कंडीशन क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर, वो होना चाहिए। अब इसमें कंसेप्ट उतना नहीं पूछा था, बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रिंसिपल क्या है वो आप समझ लीजिए। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, जो मैग्नेटिक को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने में जो करंट डेवलप होता है इसको इंड्यूस्ड मैग्नेट कहते हैं। और यहाँ पे माइकल फैराडे का है, ये है इंड्यूस्ड करंट। जो इस प्रोसेस से जो भी बिजली बनता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर बताता है उसकी विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा कि मतलब इलेक्ट्रिक जो धारा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका जो प्रेजेंस है वो है कि नहीं है इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो अमीटर बताता था चार्ज है कि नहीं, अमीटर, लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, चुंबकीय शक्ति के प्रेजेंस में बिजली बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिजली है कि नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर का काम है। नेक्स्ट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चालक की गति और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा को बताता है। अब मेन काम है विद्युत जनित्र, जो बिजली बनाने का काम है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम है, वहाँ ये यूज होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनता है। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में तेल डालो, वो कुट 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 का आवाज़ निकलता है, वहाँ से बिजली बनता है और बिजली आगे जाता है। तो इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल काम करता है। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे है। जहाँ जहाँ मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बनाया जा रहा है, और बिजली और मैग्नेट दोनों का काम हो रहा है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। यहाँ भी वही अमेच्योर कॉइल, फील्ड मैग्नेट, ब्रश, स्प्लिट रिंग, शाफ्ट, यही सब है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिव करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, वो एक बार देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिव करंट होता है जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब धारा समय समय पर अपनी दिशा बदलती है। नाम से ही समझ आ रहा है, जो समय समय पर अपनी दिशा बदले, प्रत्यावर्ती। भारत में जनरली 50 हर्ट्ज का ये अलग करंट चलता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा जो केवल एक ही दिशा में। तो ये नहीं पूछता, इसका डेफिनेशन बस पूछा था कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है और
डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट एक ही धारा में बहता रहता है, अल्टरनेटिव चेंज होता रहता है। अब भारत में जो बिजली आपूर्ति वो 220 वाट का है और 50 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज का है। अब ये नेक्स्ट कुछ जनरल सी बातें आ गई कि लाइव वायर क्या होता है, लाल रंग का होता है। उसके बाद न्यूट्रल वायर क्या होता है, जो काले रंग को न्यूट्रल वायर, मतलब कभी अगर क्वेश्चन में आ गया तो ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन है तो कर लेना चाहिए। अर्थ वायर क्या होता है, हरे रंग से डिनोट किया जाता है, जो अर्थिंग के लिए डालते हैं ना, ऊपर छत पे डालते हैं और कनेक्शन सीधा ज़मीन के नीचे होता है, ताकि अगर कोई बिजली गिरा तो सीधा नीचे जाएगा, बिल्डिंग को नुकसान नहीं करेगा। फिर विद्युत फ्यूज पढ़ ही लिया है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ये एक तरह से अब समरी वाला हम पढ़ रहे हैं, समरी जो हमारा लास्ट में टॉपिक आता है ना, जो रिवीजन, क्विक रिवीजन, वो अब चालू हो गया। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, ये देखिए सुपर एलवीपीएस इफेक्ट। अब ये सब जो कंसेप्ट है ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पे दोबारा से दे रखा है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे चैप्टर 13 ख़त्म होता है। ये उसी सबको इस तरीके से नोट्स में बना रखा है, यहाँ से पढ़ने में और इजीली समझ में आएगा। देखिए सब कुछ दे रखा है, इंग्लिश में भी ये बन रखा है नोट्स। तो हमारा चैप्टर 13, चैप्टर 11, 12, 13 सब 10, 11, 12, 13 ख़त्म होता है। फिजिक्स भी ख़त्म होता है। अब एक वीडियो में जनरल सी बातें आएगी और हमारा साइंस ख़त्म हो जाएगा, पूरा का पूरा साइंस ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को, इस PDF को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी ड्राइव का जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।